की बदलने का आगाज़ हुआ। तो मकसद माशाल्लाह ये तो मैं बता चुका हूँ कि आप इस हवाले से तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या किया हल्के के, ये आपके मुखालफिन को भी मालूम है। मुझे ये बताएं कि सियासत जिसको आपने इलाके की बेहतरी के लिए चीज़ समझा, वही आज कांटों की सेब बन चुकी है। आपकी परफॉर्मेंस के बावजूद आप पर इल्ज़ामात की बुछाड़ है। इस हवाले से चाहिए ये जो हालिया एक बुछाड़ शुरू हो चुकी है, ये इल्गार हो रही है आप पर, इस हवाले से चाहिए इसमें कितनी हकीकत है जो करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का जवाब मैं शेर से दूंगा कि तुंदिए बादे मखालफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ज़ाहिरी बात है, मौला अली सरकार का भी कॉल है कि जब आपको अल्लाह ने ज़्यादा इज्जत देनी होती है तो आपके खिलाफ बहुत सारी हवा चलती है। ये हवा कौन चला रहा है, कहाँ से चल रही है, ये सोचने की बात है। मैं हर गांव करिया जाता हूँ। मैं आज भी, कल मैं सर शिविर में था, तकरीबन 10 घंटे था। आज मैं लम्बा पिंड से आया हूँ, तकरीबन 6 घंटे वहाँ पे था। तो मैं तो जाता हूँ वहाँ पे, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसको कोई मैंने नजायज़ तंग किया हो, कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया हो। मुझे तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता। बाकी ज़ाहिरी बात है, एक सिस्टम होता है, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, हुकूमत के अंदर होते हैं, तो बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनका आपको इल्म नहीं होता। बहुत से ऐसे आपके दोस्त अहबाबों के इश्यूज होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनके पर्सनल इश्यूज होते हैं किसी के साथ। अगर उनके कोई इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं तो उसमें तो मेरा नहीं है लेन देन। तो वो इसमें ये होता है कि वो साथ वाले बंदे बात करते हैं, पता नहीं जी इसके पीछे भी एमपीए साहब हैं, फिर वो ऐसी हवा चलती है। जब शुरू में मैं एमपीए बना तो बड़े हालात थे यहाँ, जब चूंकि मेरे ऊपर खुद कातलाना हमला हो चुका है, और तब तो हमारा एक कांस्टेबल भी नहीं सुनी हमारी किसी ने बात। तो बात ये है कि मुझे पता है कि ग्राउंड पे क्या क्या चीजें हैं, लोगों के मिसाइल है, किसी का मोटरसाइकिल पकड़ा गया, किसी की ट्राली बंद हो गई, किसी को छोटे छोटे इशूज है, लोगों के छोटे छोटे इशूज है। उसमें ये होता है कि हम कोऑर्डिनेट करते हैं। जब इलाके का एक एमपीए या कैंडिडेट या कोई भी बंदा मोतबर पुलिस स्टेशन में जमानत देता है कि यार ये बंदा सही है, आप मेरी वारंटी पे इसको छोड़ दे, तो उसका अगर काम 5 मिनट में हो जाता है बगैर किसी पैसे देने के भी, तो जाहिर बात है वो उसके लिए, मेरे लिए तो वो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। और लेकिन जिस बंदे ने छोड़ा या जिस बंदे का कोई टारगेट था कि मैं पैसे इकट्ठे करूंगा या ये करूंगा, उसका तो फिर वो उसको पैसे नहीं मिलते। तो जब 4-5 काम या 10 काम आप डेली ऐसे कहेंगे छोटे छोटे इशू, तो शाम को जाहिर बात है जो इलाके का, हर इलाके का कोई बंदे होते हैं जो हमेशा उनका आना जाना थाने में रहता है। मतलब मैं अभी लोगों को बातें करते देखता हूँ जिनकी नस्ल दर नस्ल थाने कचहरी में हो गई, उनका काम यही है कि उसको पकड़ाया, उसको चढ़वा दिया। मैं मतलब इस पे किसी के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं एक समझाना चाह रहा हूँ कि जो बंदा फील्ड में होता है ना, जो काम करता है, तो उसी को नुक्ताचीनी भी होनी है, उसी ने टारगेट होना है। और ला महल्ला जाहिरी बात है, मैं एक मतवसत घराने से तल्लक रखता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वडीरा नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं चौधरी नहीं हूँ। आज भी मेरा जो तर्ज अमल है, जो तर्ज सियासत है, वो है सियासत, शराफत ही है। मैं आज भी किसी गांव में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मेरे साथ को गनमैन नहीं होते, या मैं एक आधा बंदा है उनका नहीं, या सिक्योरिटी कंपनी से हमने लिया है कि वो रख ले, क्योंकि मैं खुद भी, मेरे पास कभी खुद हथियार नहीं होता। और बहुत से लोग कहते नहीं जी बड़ा मसला आएगा ये कर, नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह है, अगर जो रात कब्र के अंदर है ना वो बाहर नहीं हो सकती। तो मेरा यकीन मेरे खुदा पे पूरा है, अगर मैंने किसी के साथ जुल्म और ज्यादती की हो तो मेरे अंदर डर होगा। मैं 10-10 बंदे गनमैन रखूंगा। मैं डरूंगा कि मेरे दफ्तर में कोई बंदा आए, शायद कहीं निकाल के पिस्टल या मुझे कुछ कर ना जाए। जब मैंने किसी के साथ कुछ किया नहीं है तो मैं, इसलिए मुझे डर भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान सिस्टम है, तो हमेशा मैंने कोशिश की है कि यार मैं उनके लिए बेहतरी करूं, मैंने माजरत की है। हमेशा इंसान है ना, जब आप रास्ते में चलते हो तो कहीं ना कहीं वो रास्ते में चलते हुए आपको कुछ ना कुछ, जाहिर बात है आप गलतियां भी करते हो, सही भी करते हो, लेकिन किसी गलती से सीखना, मैं समझता हूँ यही आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए कि आप हमेशा चीजों को सीखते हैं और आप हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो चलता रहेगा। और वो मैं आपको बात करता हूँ,
शुरू में ये एक मोटी सी साजिश की गई थी कि उमर फरूक जो है FIR की सियासत करता है, थाने की सियासत करता है। ये साजिश दम तोड़ चुकी है। अब आपके मुखालफिन भी तस्लीम कर चुके हैं उमर फरूक जो है वो अमन और सादगी की सियासत करता है। तो इस हवाले से अब कोई बहाम नहीं है। पूरी हल्के की आवाम जानती है कि उमर फरूक जो है ईमानदार और सादा आदमी है और अल्लाह ताला ने उसे लातदाद वसाइल की नेमत से नवाजा है, लेकिन वो उसमें गरूर नहीं है। तो जिस तरह आपने एक मजदूर के बेटे का काम किया, मजदूर के तौर पर काम किया, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, तो ये अब हर बंदे को पता है कि उमर फरूक देने वाला आदमी है, लेने वाला नहीं है। तो हालिया दिनों में जो एंटी करप्शन में मामला चल रहा है, वो उन्होंने तमाम जो है PTI के MPs हैं उनको थ्रेट करना शुरू कर रखा है। उस हवाले से आवाम जानना चाहती है कि उसमें हकीकत क्या है, क्योंकि आपके पास 16 का दिया वो बहुत कुछ है और ये मैं खुद भी इकरार करता हूँ कि आप देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो इस हवाले से जो बहाम है उसको दूर करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमें एक नोटिस मसूर हुआ। उस नोटिस के अंदर एक था, हमने सवाल फार्म लिया, क्या इल्जाम क्या है। वो इल्जाम लिए तो उसमें था कि मैंने सरकारी जमीन 95 एकड़ सरकारी जमीन अलॉट करवाई है। और दूसरा इल्जाम था कि ये लोकल म्यूनसिपलिटी के जरिए हम लोग यहाँ बत्ता लेते थे दुकानों वालों से, और जो कैबल वगैरह लगे उनसे हम बत्ता लेते थे। अब मैंने जब ये इल्जाम देखे तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैंने वो कुछ बंदा ऑफिसर था, हमने वहां अपना जवाब भी दाखिल किया और उन लोगों ने पटवारी से लेके AC से लेके सबसे रिपोर्टें भी ले रहे हैं, ठीक है। और इस बात को 1 महीना हो चुका है। तो मैं अब मेरी डिमांड है उनसे, मैंने डिमांड रखूंगा, मैंने हाई कोर्ट में भी जाना तो मैं डिमांड रखूंगा कि सबसे पहले जो 95 एकड़ जगह जो मैंने अलॉटमेंट करवाई है, जाहिर बात अगर मैंने अलॉट करवाई होगी तो कानूनी जरिए से करवाई होगी, लेकिन कम से कम वो जगह तो मुझे दे दे। पहली तो बात है ये मैंने अलॉटमेंट करवाई नहीं, ठीक है। अगर मैंने करवाई है उनकी नजर में तो यार खुदारा मेरी जगह तो दे दे मुझे। अलॉटमेंट है ना सरकारी, मेरे नाम पे है, तो वो जगह तो देना उनका हक बनता है कि नहीं। अब उनको जगह मिल रही है, ना पटवारी उनको ढूंढ के दे रहा है, ना मुझे मिल रही है। तो मेरी डिमांड है आपके इस इंटरिम हुकूमत से भी, जो नून लीग की बी टीम बनी हुई है, जो इस PDM की बी टीम है, मेरा DG एंटी करप्शन से मुतालबा होगा कि जो आपने इल्जाम लगाया है कि मैंने सरकारी जमीन अलॉटमेंट करवाई है, अब मुझे सरकारी जमीन भी लेके दे ताकि मुझे मिले तो सही। मेरी तो डिमांड है, अब मुझे नहीं मिल रही ना उनको मिल रही है। नाज़रीन, इंतहाई मज़ाक़ के इल्जाम थे और उमर फरूक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको नए वसाइल से नवाजा है और माजी में इनको बहुत से ऐसे तजुर्बात हुए हैं कि इन्हें 20-30 करोड़ की ऑफर हुई है। तो अगर इनके दिल में कोई करप्शन का होता तो ये 30-40 करोड़ किसी वक्त भी ले सकते थे। तो उनसे इतनी क्या 200 एकड़ भी खरीद सकते थे, जो हमारे इधर रेट्स चल रहे हैं। तो इन्हें 30-40 करोड़ की ऑफर होती रहती हैं। तो मतलब इस बात का भी पूरा इलाका गवाह है कि ये जो इल्जाम हैं सिर्फ PTI को सेट करने के लिए हैं। तो आप तो माशाल्लाह इससे ज्यादा जो संगीन सूरत से गुजर चुके हैं। तो अब जो निगरान हुकूमत का सेटअप चल रहा है, यहाँ तकसीम की जा रही है, तो 15 के करीब जो शहरी जहाँ बाग हो चुके हैं, इधर भी इतना बड़ा इशू था। तो उस हवाले से बताएं कि ये कैसी कैंपेन चल रही है कि एक पूरी कौम को आटे के थैले के पीछे लगा दिया है और जो आम दुकानों पे आटा मिल रहा था वो नायाब कर दिया गया है, उसके रेट डबल कर दिए गए हैं। अब हर शहरी को जिसके पास आटा नहीं है उस लाइन में लगना पड़ता है, धक्कम पील होती है, खवातीन बेहोश और जख्मी होती हैं। इस हवाले से ये निगरान हुकूमत की क्या गेम है, वो क्या मकासद हासिल करना चाहते थे, इस हवाले से काइंडली रोशनी डालें। अच्छा, सबसे पहले ना जो ये मैं हमेशा जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर है और हमारी सारी पार्टी का वो नजरिया है कि वो अवाम के मैंडेट के ऊपर नहीं आए, वो जबरदस्ती के वज़ीर आज़म जिनको हम वज़ीर आज़म नहीं मानते। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इन्होंने जो आज मैंने सुना है कि 100 बिलियन का ये आटा पूरे पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं, वो खुदा के बंदो, इमरान खान ने उन गरीबों के अकाउंटों के अंदर 14-14 हजार रुपया इज्जत से दिया था उनके अकाउंट्स के अंदर। आपको 10-10 लाख रुपया आपके ID कार्ड के अंदर 1 साल के लिए दे दिया कि जाओ अपना इलाज करवाओ। और मुझे ये बताएं, ये 2-3 आटे के थैलों के लिए जिसकी कीमत 1000 रुपया है एक थैले की, उनके लिए आप लोगों को जलील कर रहे हो। यार आपके पास डाटा है, आप उसी एहसास प्रोग्राम को उठाएं और लोगों को घरों में उनके अकाउंटों के अंदर पैसे दे दें, वो अपना आटा खरीदें। और ये इस तरीके से कि आटा सस्ता कर दिया, मुझे बताएं अब उन आटा सस्ता में जो हकदार है उनको तो आटा मिले। भाई मेरी बात सुनो, जो सफेद पोश आदमी वो कभी जाके लाइन में नहीं लगेगा, वो कभी जाके सुबह 5 बजे वाली लाइन में नहीं लगेगा। वो घर बैठ के ना वो कोसता रहेगा अपने आप को, मैं क्या करूं, मैं लोग मुझे क्या कहेंगे। तो खुदारा
इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप शो है, शोबाजी है ना, हमेशा शहबाज शरीफ के बाद में शोबाज है, वो शोबाज शरीफ है, वो शोबाजी हो रही है और कोई इसका चैप्टर नहीं है। इनको चाहिए था कि जो इनके पास है साज प्रोग्राम के रिकॉर्ड में पूरा डाटा है, उनके अकाउंटों के अंदर जो 14-14 हजार एक गरीब बंदे को मिलता था, आज वो बंद हो चुका है और वही पैसे उठा के ये आटे के अंदर दे रहे हैं। और जो 10-10 लाख रुपए आईडी कार्ड के अंदर था, वो पैसे भी इन्होंने वापस उठा लिए। सारी डेवलपमेंट स्कीमों के पैसे वापस उठा लिए। इंटरिम हुकूमत इनकी बी टीम बन के सारे वो काम कर रही है जो एक मार्शला के दौर में भी नहीं होते थे। ये मार्शला के दौर से भी ऊपर के हथकंडे हो चुके हैं कि जैसे देखें पुलिस ऑफिसर्स का रवैया देख लें, एंटी करप्शन का रवैया देख लें, ये सारे एमपीएस करप्ट है, सारे एमपीएस को हमारे दौर में भी थे, हमारे दौर के अंदर भी हमारी हुकूमत भी थी। चाहे कोई बताए किसी के ऊपर नजायज किसी को हरासमेंट हुई हो, किसी को नोटिस आया हो, तो ये नोटिस वोटिस तो अब हम इनसे आगे निकल चुके हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं। मैं आज भी अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं कंपेन करता हूँ, मेरे फोन खुले हुए, मेरी लोकेशन ऑन है, मैं कहता हूँ कि ये मुझे पकड़े, मैं कहता हूं कि मैं हर जगह इनके पेश भी हम लोग हो रहे हैं, अपने जवाब भी दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इनका स्याह चेहरा ना अवाम के सामने नजर आएगा। शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, आपने इस हवाले से भी बड़ा क्लियरिफाई कर दिया है, तो अब एक और मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में दिलनवाज चीमा साहब, जो दिलदार अहमद चीमा साहब के साथ आते थे, आपके मुकाबले में थे, आप न्यू कमर थे, वो एक्सपीरियंस टीम थी, उनकी जो इंतखाबी टीम थी वो भी बड़ी एक्सपीरियंस थी, तो आपकी मेहनत रंग लाई, अल्लाह ताला ने आपको बड़े मार्जिन से कामयाबी दी और दिलनवाज चीमा ने पूरे दिल से शिकस्त का इतराफ भी किया। तो अब जो उम्मीदवार नेक्स्ट इलेक्शन के सामने आ रहे हैं, वो मैं समझता हूँ वो सभी आपको टारगेट कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि ये तासुब है या ये आपकी कामयाबी का हसद है, इस हवाले से बताइए। अच्छा, मैं आपको ना सबसे पहले आज मैं आपके सोशल मीडिया पे ना एक चीज का इतराफ जरूर करूंगा। वो इतराफ ये है कि दिलदार चीमा की फैमिली बहुत डिसेंट फैमिली है, शरीफ लोग हैं और इज्जत देने वाले हैं और इज्जत लेने वाले हैं, ठीक है। मैंने इलेक्शन लड़ा यार, उस बंदे से मैं जफ्फियां डाल के मिलता था, यानी इवन जब पोलिंग डे था तो मेरा दिल करता था कि यार ये भी बंदा शरीफ है, मेरी तरह ही शरीफ है, चाहे वो चीमा है। मैं उसको जफ्फी डाली, मैं उसको कहा जी चीमा साहब मिलिए, रात को खुशखबरी, वो मुस्कुराने लग गया। ठीक है यार, एक तो दिलनवाज चीमा साहब भी बहुत अच्छे थे। आपका मुखालिफ हो यार, पॉजिटिव जरूर हो, आपका मुखालिफ हो वो अपने विजन के साथ इलेक्शन लड़े ना। देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने किसी के खिलाफ, मैं आप ही नहीं बातें करता, मैं किसी गांव में जाता हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करता। अब ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो निकलते हो क्या करते हैं जी, वो अगर मलिक साहब ना है लोग तो वोट कहने दबोगे। अच्छा जी, हुण मलिक साहब ने तो 95 एकड़ अलाट करा लिया, वो करप्ट हो गए ने, तो हुण तुसी दसो। ओ यार, आप लोग जाके अपना विजन पेश करें। मैंने सुना किसी दिन एक इकट्ठ हुआ किसी, वहां वो बड़े ऐलान, ओ जी 200 FIR गरीबों का सत्यानाश कर दिया। कोई एक गरीब तो निकाल के लाए कि जिसको डायरेक्ट मैंने कभी किसी को विक्टिमाइज किया हो। कोई जायज बंदे, किसी का इंडिविजुअल, आप मेरे दोस्त हैं, आपके साथ कोई इशू कर रहा तो आप उससे निपटे। मेरा जाती क्या, मैंने जाती बहुत सी जगहों पे अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी जात को सेक्रीफाइस किया। इसलिए मैं, चूंकि मेरा मकसद है मेरे हल्के की भलाई, मेरा मकसद है PP 106 की बेहतरी, मेरा मकसद है जमहूरियत के लिए स्ट्रगल, खान साहब के लिए स्ट्रगल। मैंने अपनी जात की नफी कर दिया बिलाल, मेरी जात कुछ नहीं है, आई एम नथिंग। मैं आज भी कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरे अल्लाह का करम है। जब इस अल्लाह का करम होता है तो नजर आता है। आज इन सब कैंडिडेट्स को चूंकि पता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इज्जत दी है, जो जुनून दिया है, जो लोगों के अंदर जोश दिया है, और ये अल्लाह का करम है, बस ये उसी से खौफजदा है। इनको रात को ख्वाब आती है कि पता नहीं मलिक उमर वो नाहल हो जाएगा, किसी को ख्वाब आती है कि पता नहीं इसको टिकट नहीं मिलेगी। अब टिकटों का भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, को मुख्तलिफ पोस्टें बना के चला रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके की, मुख्तलिफ लोग कंडे कर रहे हैं। ये इसमें आप तौसब भी कह सकते हैं कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स, मैंने वो भी सुना, वो जा कहते जी देखो जी एक हल्के दे मसाइल एक जिम्मेदार समझ सकता। मैंने तो कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं। मुझे पता है जो मैंने जो किसानों के लिए स्ट्रगल की है, नहर के ऊपर आपको पता है कि 20-20 साल से जो नहर की सफाई नहीं होती, लोगों के मोगों के मसले थे, जो 18-18 साल के केसेस चल रहे थे, वो हमने मियानी वाले मौके था, मेरे 5 लोग कुछ नाराज नहीं है मुझसे, लेकिन हमने
اس کو بھی میرٹ کے اوپر اس کا حل کیا, لوگوں کے مسائل کا حل کیا. ہم نے سیاست نہیں کی اس پہ بھی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ظاہری بات ہے جو بندہ کام کرے گا نا, جو 5 سال آپ بہت نادین میں آپ بھی میرے اوپر کریٹیسائز کرتے, لیکن میں نے کبھی بھی نہیں آپ کو کہا, آپ پازیٹیو ہمیشہ کہا, میں نے ہمیشہ آپ کی لائیو یا پوسٹ سے دیکھ کے میں نے کہنا فوری ایکشن لیا, بہت سی چیزوں پہ ایکشن لیا. آپ گواہ ہیں کہ مجھے آپ نے کچھ خبر جب کرنی بریک کرتے تھے میں اس کے اوپر ایکشن لیتا تھا ہمیشہ. تو یہ دیکھیں جو میڈیا کا رول ہے نا, میڈیا کا رول ہے یہ عوام کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں, جو انہوں نے جہاں اگر حکمرانوں کو اگر نہیں پہنچتی کو بات میں تو اپنے سوشل میڈیا کے یا اپنی نیوز کے ذریعے اپنی بات کو پہنچاتے ہیں کہ اب عوام بات نہیں کر سکتے تو میڈیا کے ذریعے جاتی ہے. اچھا ملک صاحب, ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کچھ دنوں سے کہ کچھ جو امیدوار ہیں وہ آپ کے ہی سیکنڈ ٹیم ہے اور وہ کچھ دنوں تک آپ کی حمایت کرنے والے ہیں, تو بہت سی افواہیں اٹھ رہی ہیں, تو اس حوالے سے میں کچھ سچائی ہے یا یہ ایک مخالفین کے لیے بھی ڈنڈا ہے؟ کچھ امیدوار جو ہیں آپ کی حمایت میں بیٹھنے والے ہیں, اس حوالے سے سچ میں مجھے نہیں پتا. میں نے تو ہمیشہ دعا کی ہے, ہر بندے کا حق ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ وہ الیکشن لڑے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا یار میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, نہ میں کسی کے خلاف میں کسی کے خلاف ہوں ہی نہیں, میں کیوں ہوں گا. پہلی تو بات ہے میرا مقصد کوئی اور ہے, میری سوچ کچھ اور ہے. تو میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ بھی پازیٹیو طریقے سے کمپین کریں اور اللہ سے دعا کریں. اگر اللہ کا کرم ہوگا تو جیتیں گے, اگر اللہ کا کرم ہی نہیں ہوا تو جیتیں گے کیسے. اگر ہوں لیکن جا کے صرف میری مخالفت ہی کری جانی ہے کہ اللہ کا کرم کوئی نہیں ہونا. یہ اللہ کو دعا کرن اپنا ویژن دے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کوئی ایسی بات نہیں, میرا کسی کینڈیڈیٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کسی کینڈیڈیٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بھی سچائی ہے, ہلکے میں کچھ افواہیں بازگشت کر رہی ہیں کہ کچھ امیدواران جو ہیں ان کا الیکشن پورا ہو چکا ہے اور وہ ملک محفوظ کی حمایت میں بیٹھنے والے ہیں, لیکن ملک محفوظ صاحب نے اس کی تردید کیا ہے. تو اس حوالے سے مقصد مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ایک طویل فہرست ہے آپ کے ترقی کی کاموں کی, اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو اس حلقے کی تقدیر رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ دکھا رہے ہیں تو یہ تو اتنے لمبے نام ہیں, اجتماعی کام ہے, اجتماعی کام ہے, کوئی ایک انفرادی نہیں ہے. اس میں ٹراما سینٹر سے لے کے ریسکیو سے لے کر تمام جو پروجیکٹ ہیں یہ ہم اس کے اوپر اس کا کیپشن لکھ دیں گے. تو یہ تو سب کو معلوم ہو چکا ہے. تو جس طرح آپ ان کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے, تو سیوریج کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اور جس طرح جو آپ کے الزامات لگے ہیں آپ نے تردید کی ہے, اس کی ہم بھی تردید کرتے ہیں کہ وہ آپ پر ایک بوگس الزام ہے, اس کے سوا کچھ حقیقت نہیں. لیکن جو سیوریج کے مسائل ہیں دیکھیں آج بھی بارش ہوئی ہے تو اس میں کچھ نیگلیجنس سامنے آئی ہے کہ جن گلیوں کا کام ہوا تھا اگر پراپر انہیں فل کیا جاتا, وہاں پر فوری سولنگ یا پیچ روڈ ڈالے جاتے تو آج ڈچکوڑا یہ حال نہ ہوتا. اس کے علاوہ آپ پر ایک اور الزام ہے کہ آپ نے کچھ مسلم سینٹری ورکر بھرتی کروائے ہیں, جس کی وجہ سے آج جو ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ دوبارہ واپسی کی, اس کی اطلاعات ہیں, لیکن گندگی کے انبار لگے ہوئے شہر میں. جس طرح کہ آپ ایم پی نہیں بھی ہیں تو آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کی بیوروکریسی میں اتنے تعلقات ہیں کہ آپ یہاں پر صفائی کا نظام درست کر سکیں. کتے مرے ہوئے ہیں, گندگی کے ڈھیر ہیں, اس پہ لوگ بہت بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے. اچھا ایک تو سب سے پہلے تو میں یہ صفائی والے میٹر پہ آتا ہوں. اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بھی تو سینٹری ورکر ہی سارے مسلمان بھرتی ہوئے یہاں پہ, اس میں آپ ریکارڈ نکالیں وہاں پہ جا کے, چاہے وہ کوئی بیلدار ہو سینٹری ورکر ہو, کافی مسلمان ہی پہلے بھرتی ہوتے رہے. جو منورٹیز کی سیٹیں تھیں وہ منورٹی والوں کو ملی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ایسا ہے کہ پہلے بھی دیکھیں یار جو فرسٹ گریڈ کے بندے آج بھی ٹاؤن کمیٹی میں کلرک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چیک کریں نا جا کے نکالے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, وہ بھی آج مسلمان ہی ہے. یار بھرتی ہوتے رہے ہیں, انہی کو آگے ترقی ملتی رہی ہے. وہ آپ چیک کریں شروع سے سٹارٹ سے لے کے. تو بات ہے کہ جب ایک جاب آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ منورٹی, جس میں آپ مسیحی بھائیوں کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ مسیحی بھائیوں کو ملتی ہیں, اور جو اوپن ہوتی ہیں اس میں اوپن ہر بندہ کرتا ہے. اور اوپن لوگوں نے جب درخواستیں دی ہیں اور وہاں پہ جو میرٹ پہ آیا ہے وہ میونسپلٹی نے بھرتی کر لیا, نہ تو میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں. اگر ڈسپورٹ کے بندے ہو گئے تو ان کا رسک لگ گیا ہے, تو یہ کیا بری بات ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پی پی 106 میں جتنی جابس گئی ہیں, میں نہیں چاہتا, بہت سے بندے ناراض بھی ہو گئے کہ ان کو کسی کو جاب نہیں ملی. ہر بندہ چونکہ آپ کو پتا ہے اسی جاب کے پیچھے جاتا ہے, درجہ 4 جاب لگ جائے. اب ہسٹری میں اتنی جابس کسی کو نہیں ملی. پہلے کیا ہوتا تھا, میں ایم پی او کوئی ایم ایل اے نا, یہ دوسرے حلقوں میں ان والے حلقے اس سائڈ میں بیچتے تھے سیٹیں, 3 لاکھ 3.5 لاکھ اس کا ریٹ ہوتا تھا, اور ادھر والے ادھر سیل کرتے تھے جو کوٹا وغیرہ ملتا تھا. بات سنیں, ہم نے تو ایسی کوئی کام ہی نہیں کیا.
जितनी सीटें थी जो थी वो मेरिट के ऊपर यहीं पे सिलेक्शन हुई है। किसी को हमने इंसिस्ट नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट को इंसिस्ट नहीं किया कि जी मैं पैसे दे दो, मैंने फलाना दे दो, बंदे हैं जी मेरा फलाना कर लो। जो मेरिट पे लोग हैं वो भर्ती हो गए। और दूसरी, अब यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट के थे, यानी वेस्ट मैनेजमेंट के जो अमला था, ये हमारे दौर में वापस गया। 20 क्रिश्चियन थे, अब वो फिर वापस आ रहे हैं। उसी जगह लड़ा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से भी और डीसी से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा ये वो अमला है जो 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, पहले भी सफाइयां होती रही हैं। ये कहना कि सैनिटरी वर्कर की उसको करा ली, ये प्रोपेगेंडा है ना, बात पकड़नी। लोगों का रिस्क लगा। अच्छा है बंदे अगर भर्ती ना हुए होते तो फिर क्यों होना सी, दसो, फिर कोई बात नहीं होनी थी, फिर कोई बात नहीं। अगर लोगों का रिस्क लग गया, अब यहाँ जो मिनोरिटीज की सीटें आई वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी हक है। तो यहाँ 95% तो मुसलमान है, क्या उनके बच्चों का हक नहीं है? क्या वो जॉब्स पे ना लगे? खुदा रहा ये लोग खौफ करें। उन लोगों के अगर घर के चूल्हे चल चुके हैं ना, तो ये शुक्र अदा करें कि किसी का रिस्क लग चुका है। ये वो काम हुआ कि ना ये लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं। ये वो लोग बातें कर रहे हैं। एक डिस्कोर्ट में मैं देखता हूँ, एक बंदा अक्सर सोशल मीडिया लोग भेज देते, मैंने कभी जवाब नहीं दिया किसी का। लेकिन ये वो लोग, अब मैं इनके बारे में अगर बात करूँ ना सोशल मीडिया में, तो मेरा लेवल नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको पॉजिटिव रहने के लिए अल्लाह इनके ऊपर करम करे कि ये पॉजिटिव रहे। बहुत अच्छी बात की, मुझे खुद इल्म नहीं था, तो आपने मेरी मालूमात में भी इजाफा किया है कि ये जो सैनिटरी वर्कर हैं ये मिनोरिटी की सीटें नहीं थी। जो मिनोरिटी की सीटें थी उसमें मसीही भाई ही सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो उन तमाम दोस्तों की भी ये अब वजाहत हो चुकी है कि जो सैनिटरी वर्कर भर्ती हुए हैं वो ओपन सीटों पे हुए हैं, उसमें कोई मजहब का इशू नहीं था। तो दूसरा सर सेवरेज का मैंने गुजारिश की है कि सेवरेज हर गली जो अच्छा है, उसको मैं थोड़ा कर लो कंक्लूड। उसमें ये है, देखिए जब कुछ जॉब आती है ना, उसके ऊपर हर बंदा अप्लाई करता है, जो उसके मेरिट पे पूरा आता है वो भर्ती कर लेते हैं। उसमें मेरा क्या लेना देना है? ना तो मेरे कहीं साइन है, ना मैंने कुछ किया, ठीक है। और वो क्रिश्चियन भी वापस आ रहे हैं जो गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट से, उनकी बात हो गई थी, आजकल वो वापस आएंगे इंशाल्लाह। सफाई का निज़ाम मैं कोशिश करूंगा दोबारा फाल हो। लेकिन ये बात तो साबित हो चुकी है कि हमारी हुकूमत नहीं रही तो सफाई के ये हालात हो चुके हैं। अब मेरी हुकूमत तो नहीं है ना, मेरे किसी को इख्तियार तो नहीं है ना कि मैं कहूँ यार ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो सीवरेज की है, सीवरेज में चूंकि हम नए थे, नई स्कीमें आई, उस पे चूंकि डिपार्टमेंट ने जो ठेका दिया वो ठेकेदार निकम्मा था। फिर ठेकेदार ने बी टीम को जब से काम दिया 2 साल में उन्होंने काफी प्रोग्रेस की। अब चूंकि इनका एक कैटेगरी, इन्होंने एक रूटीन बनाई है कि जिस गली में पाइप वगैरह डालते थे, मैंने पहले भी मेरी कोशिश रही कि जिस गली में पाइप डाले उसमें रेत वगैरह डाल के उसको कवर करे। लेकिन चूंकि ये सारा प्रोसीजर चल रहा था उसी बीच के दौरानिए में, अब देखें ना, आप जाएं जमील मार्केट में काफी गलियों की फिलिंग हो चुकी है, पीसीज डाल चुकी हैं। ऐसे ही अड्डा तकरीबन जो 1 और 2 वार्ड है उसमें चंद गलियां रहती हैं अभी भी, बाकी तकरीबन वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये वहां से सीवरेज चला था। अब चूंकि आपको पता है ये चमांडली वाली साइड में गया सारा। अब आप मेरे घर की देख ले, मेरे घर के सामने देख ले, बिल्कुल नहीं बनी, आज भी वो बनी फटी हुई है ना सारे। लेकिन चूंकि अगर हुकूमत रहती तो ये चीजें इसी हुकूमत के अंदर कंप्लीट हो जानी थी। अब चूंकि ये पंजाब हुकूमत ने, प्रोविजनल हुकूमत ने आके इस स्कीम को फुल फंडेड किया। अब मैं ये कहूंगा ये नाहली या इंटरम हुकूमत की, अब ये नून लीग की बी टीम है। तो यार ये जो नून लीग के नुमाइंदे हैं जो डिस्कोर्ट में आते हैं, तो डिस्कोर्ट वाले का हक है कि उनसे पूछे कि भाईजान आप वोट तो मांगने आए हैं, ये तुहाडी हुकूमत है जी इंटरम है, इन्हां दी हुकूमत आ, आटे दी गड्डियां लवाउंदे रहे, मियां फरूक की या सबकी फोटो लगी होती तो भाई आप आटा तो लगवा रहे। तो भाईजान मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मियां साहब से बड़ी मोहब्बताना रिक्वेस्ट करता हूँ कि मियां साहब जाएं वजीर आला से मिलें, आपके अपने वजीर आला हैं, गवर्नर से मिलें कि जनाब इस मंसूबे को फंडेड करें। इलेक्शन तो देखिए, इलेक्शन से तो ये लोग भाग रहे हैं, ये फुल फंडेड करके जो हमारे ही पैसे हुकूमत ने दिए थे वो वापस दे, ताकि ये जहां गलियों का काम हो सके, सड़कों का काम हो सके। अब वो देखें, अगर ये सही मानों में इंटरम हुकूमत होती तो मैं ये मुतालबा ना करता। ये आज सारी दुनिया को पता है कि ये जो नकवी बैठा हुआ है ये किसके कहने पे काम कर रहा है। ये जो एंटी करप्शन वाले पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब से मैं उनके बारे में बड़ी मोहतबाना अर्ज करूंगा, जो मेरे डिस्कोर्स से बड़े उनको बुरा लगा था, वहां एहतजाज हो रहा था, हमारा एक जज्बाती रिएक्शन था, को मैंने किसी का नाम लेके किसी को गाली नहीं दी थी। वो सैपन जैसे पंजाबी में होता है, वो एक सैपन अचानक हुआ ना जज्बाती कैफियत में, मैंने उसके ऊपर, आज मैं किसको कोसूं? ये जो 6-6 हमें
लव लेटर मिल रहे हैं, जी जी बिल्कुल। हमारा एहतसाल हो रहा है मीडिया के अंदर। अच्छा, चीजें साबित नहीं होती, साबित तो करे ना, साबित कर नहीं रहे और मीडिया पे पहले चला देते हैं। मुझे बताएं, वो जी 95 एकड़ मुबशर वो लाट करा के देती है एमपी ने जी, फलानी करप्शन आ गई। अब कल ही एक और नोटिस निकला है जिसमें इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि 5-5 साल पुरानी स्कीमें लेके उनमें बड़ी करप्शन हुई है। ओ खुदा के बंदो, ओ अल्लाह तुम लोगों को नेक हदायत दे, और तुम लोग स्कीम तो निकाल के लाओ कि इसके अंदर करप्शन है, ना कोई सबूत है ना प्रूफ। अब ये क्या करेंगे, अफीसर्स को बुलाएंगे, उनको थ्रेट करेंगे। 2-3 अफसरों से कहा कि जी मलिक मरफूक के खिलाफ तुम बयान दे रहे हो। ओ भाई वो क्यों बयान देंगे? अगर वो बयान दे भी रहे, एक मिसाल आप थ्रेट करके दिलवाते भी हैं, तो भाई सबूत कहाँ है, क्या प्रूफ है आपके पास? जो भी, अब चलो ये तो शुक्र हुआ ना, मैं शुक्र अदा करता हूँ। कल को कोई बंदा ये नहीं कहेगा ये स्कीमें मेरी थी। अब कल एक नोटिस निकला, उस पर लिखा हुआ है ट्रामा सेंटर, THQ, गोजरा रोड, बाईपास, सारी इसकी। चलो ये तो शुक्र है ना कि ये स्कीमें अब रिटर्न में एंटी करप्शन मेरे नाम पे लिख दी है। मैं कहता हूँ शुक्र है, कल को ये मुकरेंगे नहीं। और मुझे कोई डर खौफ इसलिए नहीं है कि, और मैं राणा सनाउल्लाह से गुजारिश करूंगा कि जो वो कर रहे हैं, अब मुझे बता दे जो उनके लवर्स हैं, बड़ी बड़ी मैंने ग्रुप में देखी बातें, तो बता दे आज मैं उनको कोसूं, क्या करूं? आज मैं होश में हूं, जज्बाती कैफियत में नहीं हूं। मैं कोई बुरा लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा बड़े मौत से, बड़े एहतराम से कि जनाब राणा सनाउल्लाह साहब, ये जो आपने डायरेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारा एहतसाल कर रहा है, लेकिन इस एहतसाल से कुछ नहीं होगा। यहाँ सबको पता है कि हमारा किरदार क्या है। अगर इस तरीके से आप चाहते हैं कि मीडिया के अंदर खबरें चलें और लोग सोशल मीडिया पे उठाएं, और जो हमारे कोई हसद करते हैं या कह लें जो भी है, हमारे नाकदीन है, हमारी पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो इस तमाशे के साथी बने हुए, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इज्जत जिल्लत मेरे मालिक के पास है। आप चाह के भी, मैं बिलाल आपको गिरा नहीं सकता, मैं चाह के भी आपके लिए बेइज्जती का सामान नहीं कर सकता, ये मेरे खुदा के पास है। जिंदगी, इज्जत, जिल्लत ये मेरे अल्लाह के पास है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसानों के पास नहीं है, वरना इंसान तो एक दूसरे को वैसे ही रोल देते ना कि भाई चलो हुण मैनू नागदिन जरूर दसर राणा सनाउल्लाह ने पूछ के कि भाई ये की काम करदा है, ठीक है। नाज़रीन, ये मलिक मरफूक साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया है कि जब इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई ऐसी अलॉटमेंट नहीं की, और ना इन्हें जरूरत है, जिस तरह इन्हें माजी करीब में ही ऑफर्स होती रही हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर्स हुई थी, लेकिन ये उस वक्त भी, हालांकि ये चेंज कर सकते थे क्योंकि ये आजाद मुंतखब हुए थे, इन पर कोई इशू नहीं था। यहाँ पार्टी के लोग बदले हैं, लेकिन ये आजाद मुंतखब होकर भी इन्होंने हर किस्म की ऑफर ठकराई हैं। PTI के साथ खड़े रहे हैं, खान के साथ खड़े रहे हैं, और इनका ये वाहिद रिकॉर्ड है। और दूसरी बात क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हल्के कह रहा हूँ कि ये कोई पेड इंटरव्यू नहीं है। मलिक मरफूक जो है जिले की सबसे बड़ी रैली निकालते रहे हैं, और ये थ्रू, और जब से PTI में क्राइसिस आया है, ये इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जहां भी कोई जुलूस हुआ है, मलिक मरफूक जो तरीकी रैली के साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ जाते रहे। दूसरा मलिक साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है, क्या वे है जिसमें आप जिस गाँव में जाते हैं, आपकी हमायत में पहले से बढ़कर कार्य मीटिंग हो रही है? पहले तो आप MP थे, मामले सूसी थे, और लोग आपका एहतराम करते थे, अब क्या आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इतनी गैदरिंग कर रहे हैं, तमाम दरिया? उस पर मैं बात बताऊं, सच में जब अल्लाह का करम होता है ना तो वो नजर आता है। जब अल्लाह का करम होना तो हर बंदा ही सीधा हो जाता है। जब हमने कुछ बुरा किया नहीं है, जब हमने कुछ गलत किया, लोगों को पता है, लोग बहुत सियाने हैं, लोग बहुत होशियार हैं, लोगों को पता है सच क्या झूठ क्या। मैं आपको बात बताऊं, मैं इन सब लोगों को बताना चाहता हूं जो मेरी मुखालफत में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, कोई मसला नहीं है, करें, इनका हक है, लेकिन मैं इनको बता दूं, जब इंसान कोई बात करता है ना, मैं आपको अब एक रूहानी बात बताने लगा हूं, जब मैं अपनी जुबान से कोई लफाज कह रहा हूं ना तो मेरी रूह जाके भी गवाही देगी। अब सोशल मीडिया पे जितने लोग सुनेंगे ना आपका ये मेरा इंटरव्यू, जो लोग सुनेंगे वो मेरी रूह से आके पूछेंगे कि ये उमर फारूक सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और मेरी रूह उनको बताएगी कि ये सही कह रहा है। और ये वो बात है, अगर मैं झूठ बोलूंगा, बनावटी जज्बाती रिएक्शन करूंगा, तो वो भी मेरी रूह ने उनको बता देना है और उनकी दिल को बात नहीं लगनी। अब जितने इंटरव्यू सुनेंगे, ये मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बातें इनके दिल को इसलिए लगेगी कि मैं दिल से कह रहा हूं, मैं अपने जमीर से कह रहा हूं, मेरी रूह इनको गवाही देगी सब लोगों को।
ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ नहीं मनना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ नहीं मनना ना मनने ਆਪਾਂ कर की सकते हैं मलिक साहब देखें आपका फर्स्ट इलेक्शन जो था आपने कितनी लीड से जीता था तो उस वक्त तो आपके बड़े बड़े मुहावरों थे बड़े बड़े जफादरी सियासतदान मैदान में थे अब तो माशाल्लाह आप वन मैन शो की तरह खेलते हैं तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी दे। मैं लास्ट टाइम जब आप MP मंतखब हुए थे तो उस वक्त राना सनाउल्लाह अल्ताफ लीग तमाम पार्टियों ने आपका इरदार की थी तो आपने उस वक्त के एक इंतखाब किया था बल्कि ये भी को आपकी ज़ाती चॉइस नहीं थी आपने इसके लिए ज़्यादा हल्के में एक मीटिंग रखी थी जो शहनाई होटल में अरेंज की गई थी उसमें तमाम जो आपके दोस्त साहब वोटर थे उन्होंने इजमाही फैसला किया था कि मलिक साहब आप PTI को ज्वाइन करें। तो मलिक साहब उस वक्त आपके पास एक ऑप्शन था कि आप जिस तरह बाग जो आपके मोहब्बत करने वाले वो भी ये कहते हैं कि अगर मलिक साहब उस वक्त झंडा ना लगवाते तस्वीर लेते तो जैसा कि इधर सैफुल्लाह गिल साहब कहते रहे कि मैंने ये करवा दिया था काम इसके NOC जारी हो चुके थे फिर आपने भी कुछ देर स्ट्रगल की कि तहसील बनने जा रहा है फिर आपसे बाद में निश्चित हुई आपने कहा कि ये चौथे साल जो है तहसील का काम हो जाएगा। अब देखें एक लिस्ट है हमारे पास एक फहरिस्त है तवील जिसमें जो प्रोजेक्ट हैं ये किसी तरह भी तहसील लेवल से जायद हैं। रामा सेंटर समुद्री में नहीं है लेकिन डिचकोट में है। सीवरेज का इतना जदीद सिस्टम पूरे डिवीजन में नहीं है डिचकोट में है तो डिचकोट तो तरह तहसील बन चुका है लेकिन ये लेवल कब लगेगा। नेक्स्ट आप MP बनते हैं इंशाल्लाह तो ये आप अब वो क्राइटेरिया पूरा हो चुका है जो तहसील लेवल को चाहिए होता है वो जो इसके लिए फंडिंग होती है जो रेवेन्यू होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं तहसील चूंकि अभी भी बन जानी है चूंकि हमारी हुकूमत चली गई 5 साल तो पूरे नहीं हुए और इसके लिए ज़ाहिरी बात है एक लॉन्ग स्ट्रगल होती है आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चलते हैं और जैसे आपको पता है अब मेरा तो मैंने तो मेहनत करनी है फल मेरे खुदा ने देना है और जितने ये काम है ये अल्लाह के करम से हुए हैं मेरा तो उसमें ज़ाती फेल तो इतना ही है कि मैंने मेहनत की है और अल्लाह ने फल दिया है और जिस नीयत से हमने इलेक्शन लड़ा था जिस नीयत से अल्लाह ने उस नीयत को कामयाब किया है। अब देखिए ना इस हल्के के अंदर अगर मैं नाम लूँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल प्लस ट्रामा सेंटर रेस्क्यू 11 बाई डिचकोट सीवरेज सिस्टम नादरा ऑफिस लर्निंग लाइसेंस ब्रांच ये एंटी करप्शन वाले भी सुन ले अगर कोई मनसूबा बोल गए ना तो मैं ये बोल रहा हूँ उसमें याद रख ले ठीक है। डॉल्फिन फोर्स का क्याम डिस्कोट में आया मॉडर्न पुलिस स्टेशन डिस्कोट में आया रोशन वाला पुलिस स्टेशन डिस्कोट का अलग किया गया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट गर्ल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बाईपास है उसके ऊपर बड़ा कॉम्प्लेक्स है कोरोना वैक्सीन सेंटर बना बॉयज डिग्री कॉलेज की मंजूरी डिस्कोट में हुई कॉलेज गर्ल्स की और कॉलेज की दो बच्चियों के कॉलेज की मंजूरी वहां पे हुई जलंधर में। अब चूंकि वो भी नून लीग की हुकूमत में हमारे उनको भी कर दिया गया था तो बात यह है कि इंशाल्लाह दोबारा इनका हम प्रोसेस करवाएंगे। फिर डिस्कोट टू रोशन वाला समुद्री रोड का था सारा गोजरा रोड का कारपेट था लम्मा पिंड नमा पिंड 248 सबका कारपेट था दालवाल बस्ती तक था 254 की तमाम बस्तियों में हमने कारपेट था वलीद टाउन के अंदर डिस्कोट बाईपास रोड था ठीक है। ये भी सुन ले एंटी करप्शन वाला लिखा नहीं है ताकि ये भी मैं बता दूं ठीक है। अब मैं खुद बता रहा हूँ स्कीमें ताकि ये कि मेरी स्कीमें हैं ये ठीक है। दालवाल 254 था वलीद टाउन हो गया जहांगीर रोड से बाईपास ठीक है। डिस्कोट का 65 रोड की मंजूरी थी ये भी 9.5 करोड़ था या उसके ऊपर भी TST होने वाला है ठीक है चूंकि ये चला। बोकड़ा छोटा विला रोड था जलंधर रोड था 271 में रोड था 271 गद्दा रोड था 92 टांडा में अंदर वाला रोड था बाहर वाला भी बनना था 81 पिंडा में एक रोड था आगे वाला 84 सरशमी में वाटर सप्लाई थी 259 में वाटर सप्लाई थी और जो हमारे गांव कट गए हैं उनके अंदर 34 करोड़ रुपए की भी हमने मंजूरी करवा दी थी उस रोड की यही कांदे वाला रोड जो आगे जा रहा है ठीक है। फिर हमने ट्यूबलों की स्कीम की मंजूरी करवाई डिस्कोट के अंदर चूंकि अब वो चीजें प्रोसेस में है हम हुकूमत अब जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा विजन है मैं अपने हल्के वालों को बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो हल्के के बड़े गांव हैं जैसे में उसमें भंडारा आ रहा है बड़ा जहांगीर आ रहा है चंचल वाला आ रहा है उसके अंदर सरशमीर आ रहा है उसके अंदर 258 आ रहा है जो बड़े गाँव है सारे मेरे हल्के के जिनके नाम नहीं भी ले सका इंशाल्लाह इनके अंदर हम इनके सीवरेज सिस्टम को बेहतर करेंगे और इनके सीवरेज के मंसूबे में कोशिश करूंगा कि मैं इनके लेवल निकाल कर हम इनको सीवरेज की स्कीमें दें इंशाल्लाह क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जहां भी जाऊं मेरे गांव डिस्कोट ही बने। डिस्कोट तो आपको पता है 1 साल का काम है और डिस्कोट में 1 साल का काम है डिस्कोट कंप्लीट हो जाएगा। अब मुश्किलात जरूर है डिस्कोट वालों को सीवरेज के हवाले से लेकिन सॉरी ये जब नून लीग वाले हैं तो उनको कहें आपकी हुकूमत है वहां से फंड लेके आए ये काम मलिक उमर फारूक ने करवाए थे ना शुरू उनको बंद ना करवाएं ये लोगों को जलील मत करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मुझे आपने मरहूम साहब का बड़ा वज़ाहती बयान सुना है कि जितने उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए हैं ये इनके जितने भी तकाबली इलाका जात हैं उनमें इतने प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट नहीं हुए, ये मैं दावे से सारे इज्तिमाई काम है, और नारी सूरत के अलावा। अब यही इनके खिलाफ जो है एक मुहिम का आगाज बन रहे हैं कि ये इन्होंने करप्शन से करवाए हैं, तो ये भी उन्होंने नॉमिनेट कर लिया कि ये वाकया मरफूक ने करवाए हैं। तो मकसद मैं एक और सवाल से पूछना चाहता हूँ, जो नए एरिया नए देहात हमारे हल्का में शामिल हुए हैं, ज़ाहिर है कुछ जो पहले थे उसमें तो आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाए हैं, उसमें तो आपका खासा वोट बैंक है। जो नए गांव शामिल हुए हैं, लोग कह रहे हैं उसमें वोट बैंक नहीं है, उस हवाले से बताएं उसमें आपकी कैंपेन कैसी है, अच्छा वोट बैंक कैसा है? अच्छा, उसमें मैं आपको बात बताऊं, चूंकि वहाँ का एक कैंडिडेट भी हरी सिंह से, अब वो वहाँ पे जो बंदा को कट करवाता है ना, उसको जाके शाम को ये थ्रेट करते हैं, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा इस पे जरा मैं थोड़ा सा बता दूं, जरूर लोगों को पता होगा, मैंने जैसे कहा हर बंदे की रूह जाके उसकी रूह को चेक करती है। आज भी पता है किसके डेरे कब्जे वाली जमीनों पे बने हुए हैं, किसके डेरे सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं, कौन थाने में कितनी एफआईआर करवा रहा है, किसके गनमैन के ऊपर एफआईआर हुई है पिछले दिनों, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको उठा के अपने डेरे पे ले गया है, कौन ये सारा कुछ कर रहा है, ये सारा कुछ हमें पता है। लेकिन मैं कभी भी यार किसी के बारे में बात नहीं करता। तो ये लोग जो है ना अपने अंदर देखें, तो मैं इनको एक एडवाइस जरूर करूंगा कि पॉजिटिव रहे, सियासत जो है ना पूरा मन तरीके से करें। ना मैं आपका दुश्मन हूं, ना आप मेरे दुश्मन हैं। हमने सियासत करनी है, आपने भी इलेक्शन लड़ना है, आप सब ने, मैंने भी इलेक्शन लड़ना है। अगर मेरी किस्मत में हो तो मैं जीत जाऊंगा, अगर आपकी किस्मत में जीत नहीं हो तो आप जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कोई और जीता तो मैं उसको जरूर मुबारकबाद दूंगा, बिलाल मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं जीता तो ये सारे आके मुझे मुबारकबाद जरूर मुबारकबाद देगा। मतलब डिस्कोर्ट की बात नहीं है, सराउंडिंग के 2 उम्मीदवार हैं, उनके बारे में यही वो सुन रहे हैं कि अमल को रुकने में बहुत तंग किया, हमें बहुत तंग किया, हमें एफटीए से ये वो हमें बहुत तंग किया, तो हम तो खड़े ही मलकुम को हराने के लिए। जब एक बंदे का टारगेट ये होगा तो क्या आपने कोई बहुत ज्यादा इंतजामी कार्रवाइयां करवाई हैं किसी प्रॉपर्टी माफिया के खिलाफ? अच्छा, मैंने ना कुछ सर्च किया, अब सर्च किया उसके अंदर ना मुझे पता चला वो दरखास्त हुई थी, ठीक है। अब वो इल्जाम लगाते मैंने नहीं की। अब मुझे बताएं यार, मेरे खिलाफ दरखास्त दे देना, ये एंटी करप्शन में सारा कुछ ढूंढते रहते हैं। जब मैं चोर नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ये एंटी करप्शन वालों को खुद बता रहा हूँ, ये भी स्कीम है भाई, इसके ऊपर भी एक नोटिस निकाल दे, क्योंकि मुझे डर ही नहीं है, ठीक है। जब मुझे डर नहीं है तो मेरे खिलाफ 100 दरखास्तें दे दें, मैं तो किसी को नहीं जाके बोलूंगा मेरे खिलाफ दरखास्त दी है। पहली तो बात है, मैंने किसी के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं करवाई। अगर किसी ने इंडिविजुअल तरीके से वो दरखास्त हुई थी, किसी कॉलोनी वाले का इशू था बिस्कोट में, ठीक है, समुद्री रोड पे, उसने को प्लाट लिया था, वहां पे उसको इशू हुआ, तो उसने कहा जी आपकी कॉलोनी प्रॉब्लम है, एफटीए में या किसी को दरखास्त दूंगा, वो इस वजह से वो दरखास्त हुई है। तो हमारे जानने वाले जिन्होंने दरखास्त दी, उन्होंने A to Z जो कॉलोनियां समुद्री रोड पे थी ना, उनका डाटा निकाल दिया, और उस डाटे के हवाले से एक बात मंजरे आम पे आई है। अगर मैं आज बोलूंगा ना तो सबको बैठे लगेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता, ये इनका बिजनेस है, करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की फीसें हैं ना वो जरूर लगा करें, इनको अप्रूव करवाएं, लोगों को गुमराह मत करें, लोगों को अप्रूव चीजें दें। जो आपने पार्क बनाया है कॉलोनियों के अंदर, तो पार्क ही रहने दें। इनको डर की चीज कह के दरखास्त नहीं, क्यों डर है इस बात का बताएं ना। तो ये मुझे हराने के लिए खड़े तो खड़े रहे ना, और 10 बंदे खड़े करें, और 10 बंदे खड़े। मैंने सुना था कोई बंदा कह रहा था जी ਅਸੀਂ 10 करोड़ रुपये ना डिस्कोर्ट चला देना। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इंशाल्लाह मैं एक पैसा नहीं दूंगा किसी को वोट खरीदने के लिए। मैं चैलेंज से बात कर रहा हूँ बिलाल, आज तक एक मैं आपको बड़ी पॉजिटिव बात कहने लगा, मैंने किसी को एक गाड़ी नहीं दी अभी तक, मैंने किसी को एक पैसा नहीं दिया अपनी वोट के लिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी देखें इतना लाइक तो जब माफिक सोसाइटी उस वक्त भी नहीं था, तो इस वक्त देखें अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह, 20 दोस्त हैं, बाहर भी सारा पंडाल भरा हुआ है, बाहर भी खड़े हैं। तो ये अल्लाह का खास करम है, क्या वजह है? आप तो लगता है जैसे कोई बहुत ज्यादा मोहब्बतें बांट रहे हैं। क्या ये नहीं है, जब आपने मोहब्बत की हो ना तो आपको मोहब्बत वापस मिलेगी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब देखिए आप लोगों की इज्जत करेंगे ना तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि मैं जब गया था ना तो लोगों के साथ मेरा बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैं बाहर से आया था, मैंने इलेक्शन लड़ा, यानी चौधरी अमजद साहब भी बैठे हैं, तो मैं इनके पास गया, चूंकि तो पुराने सियासी बंदे हैं, तो इनका मेरे साथ स्टैंड करना, मैं आज सोशल मीडिया चलो सब बड़ा शुक्रिया। इसलिए आज हम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ यार, मैं आज भी कहता हूँ मैं कुछ नहीं, मैं इन सबका खाता हूँ, और इंशाल्लाह मैंने ये बात का तहिया कर लिया है। अब मुखलस बंदों के साथ इलेक्शन लड़ना है,
मुखलस लोगों को साथ लेके चलना है और इंशाल्लाह मुखलस लोग का ना इंशाल्लाह पानी भरना इंशाल्लाह इन मुखलस बंदों का इंशाल्लाह मैं इनकी गुलामी करूंगा। नाज़रीन, आपने देख लिया है मलिक मुर्तज़ा साहब की सादगी कि जिस तरह मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जितने इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने एंटी करप्शन को भी खुला दे दिया टास्क के भाई जो नाम रह गए हैं वो इसमें शामिल कर लें और नोट्स भेजें। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि मलिक मुर्तज़ा जो है ये देने वाला बंदा है, देने वाला नहीं है, इसके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो नाज़रीन, आपने मलिक मुर्तज़ा की सारी तफसीली बातचीत सुनी है, जो इल्जामात हैं कि एंटी करप्शन में सिर्फ इनको थ्रेट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। इन्होंने हर चीज का वादे जवाब दिया है और खासकर जो डिस्कोर्ट के अवाम को एक प्रोपेगेंडा में उलझाया जा रहा था कि जो मलिक मुर्तज़ा ने अपने रिश्तेदार भर्ती कर लिए हैं, क्रिश्चियन की जो सीट्स थी वो मुसलमानों को दे दी हैं। तो आज ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि जो मिनॉरिटी की जो अक़लियत की सीटें थी उस पर मसीह ही भर्ती हुए हैं और जो ओपन थी जिस पे मतलब का कोई इशू नहीं था उस पे जो बंदे भर्ती हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था वही हुए हैं, वो इस वाले से नहीं हुए। तो मतलब आखिर में एक सवाल है कि अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं और जिस तरह टिकट का क्राइटेरिया है वो तो पहले ही सवाल हो चुके हैं कि और दूसरे एक और इशू दरमियान में आया था कि नसरुल्लाह गुमन के बेटे ने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। तो इस हवाले से आप टिकट के लिए कितने होपफुल हैं? नहीं, वो इसलिए ना देखें, गुमन साहब हमारे बड़े भाई हैं। आज भी मैंने वो पोस्ट देखी किसी ने कही मैंने कहा ये सुना था रहमान आ जाएगा एमपीए पे, ऐसी कोई बात नहीं है। गुमन साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, वो हमारे बड़े भाई हैं। एमएनए का इलेक्शन वो लड़ेंगे इंशाल्लाह, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और एक देखिए ना, एक तरीकाकार होता है, उन्होंने पेपर इसलिए जमा करवाए हैं, अगर समथिंग हो भी जाता है ना कि देखें जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था पता नाअहली हो जाए, बंदे की देखे मौत भी तो हो सकती है। कोई इंसान देखे ना, इंसान का कभी भी सांस निकल सकता है। तो इस हवाले से शायद उनका जहन में होगा, मेरी उनसे इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि शायद इसलिए उनके पेपर जमा हो। बाकी ना वो कंपेन कर रहे हैं ना उनका कोई इशू है, और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट हमारी क्लियर है। और मुझे इस बात पे ना किसी को श्योरिटी देने की जरूरत है, ना मुझे यकीन दिलाने की जरूरत है, इसलिए कि पार्टी के साथ पार्टी को पता है कि मैंने क्या किया है, और पार्टी वाले जानते हैं और मेरे जो दल का अहबार है वो जानते हैं कि मैं किस दौरानिये से गुजरा था। जितना अपने क्राइसिस में रहकर भी पीढ़ी का साथ दिया, इतना तो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आजाद जीत कर गया हो। ठीक है, तो इसमें तो हम आपको यकीन पेश करते हैं और ये आवाम दिखाएं। रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने दोस्त अभी तक ऑफिस में मौजूद हैं, तरावियों से फारिग होकर अभी तक साहब से बैठे हैं और जिस गांव में भी जाते हैं इनका वालहाना इस्तकबाल हो रहा है। और मेरे ख्याल में मतलब आप 30,000 की लीड से जीत रहे हैं, आपका इस हवाले से क्या कहना है, जो आपका आवाम से मोहब्बत है देखें। और दूसरी बात, आपने कितना मंत्री बना दिया, तमाम दोस्त एक तस्वीर करें, हाजी हमजा साहब भी और दीगर दोस्त साहब भी और शर्मील साहब भी माशाल्लाह आजकल बड़े नेक हैं जो आप तो इस हवाले से क्या आपने तमाम तो यार मुझे याद ही रहा आपने, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद खाने की टोपी है, निशानी है। मतलब इस मुझे बात से याद आ गया, इस कैब से याद आ गया कि लास्ट टाइम आपने मुल्तान शरीफ में गए थे, इस सवाल को दरबार हाशमी बरकत साहब के पास, तो ये कोई मजहबी रंग है या आपकी नेचुरल ये मैं बताऊँ, इसको लोग सोचते हैं, समझते हैं, कहते हैं कि वो तेरी टोपी ला के तस्वीर फाड़ लिया, मैंने तस्वीर नहीं पढ़ी, वो ये सारा दिन होती है तस्वीर पकड़ने का। ये मतलब है कि इंसान ना पढ़ता रहता है कुछ, मुझे इसके लिए आदत पड़ गई है। और बिलाल मैं हर दरबार में गया हूँ, मैंने हर जगह जाके दुआ की है, आज भी जाता हूँ, हर जगह दुआ करता हूँ। तो हजरत अबू अली सूफी बरकत साहब का जो दरबार है, मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ पर भी जाता हूँ, एक दिन पूरी रात पे वहाँ था। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो करम है ना अल्लाह का, कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी आप ढूंढ सकते हो। तो मैं इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा मुल्तान शरीफ भी जाऊँगा और मैं लाहौर में भी जाता, सब भी जाता हूँ। ठीक है, अक्सर हम जहाँ जगह जाते हैं, ये अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, इन्होंने दीन के लिए काम किया है। तो जब भी हम इनके मज़ारात में जाते हैं तो हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि या अल्लाह हम नेक बंदे के आगे पास खड़े हुए हैं, तो या अल्लाह हमें भी इनके नक्शे कदम पर चला दो, हम भी नेक बनाएं। क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अल्लाह कुछ तो है जो निज़ाम हस्ती चल रहा है, कुछ तो है जो दुरूद शरीफ का विर्द होता है। तो ये वो मेरा बस दिल है, वो मेरा एक रूहानी पलक है। और ये बात वो लोग समझते हैं जो रूहानियत को समझते हैं, वो लोग समझते हैं
میں ایک تھوڑی سی بات کروں گا پبلک کے لیے. انسان جب اپنی ذات کو اپنی روح کے اوپر حاوی کرتا ہے نا تو وہ دنیا دار بن جاتا ہے. ہم سب دنیا دار ہیں. پھر ان کے اندر احساس اور احساس کی جگہ بے حسی آ جاتی ہے. تو میں آپ سب سے آپ کے ویور سے کہوں گا کہ اپنی روح کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں. آپ کی روح اگر تگڑی ہوگی نا تو آپ کو کبھی غلط کام نہیں کرنے دے گی. وہ آپ کو بتائے گی یہاں پہ آپ نے غلطی کی, اپنے آپ کو کریکٹ کریں. لیکن مثال طور پہ اگر روح کمزور ہے, روح کو دبا دیا ہے, تو بندہ غلطی بھی کرا بتا میں غلطی نہیں. اپنے ایک جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے. اپنی ایک غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 100 غلطیاں کرتا. تو خدا اپنی روح کو مضبوط کرے, اپنی روح سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور یہ سمجھے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا, وہ نہیں ہوگا جو منظور خدا نہیں ہوگا. تو یہ اسی بات پہ میں آپ کو بتاؤں, کر خودی کو بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا. یہ جو شعر ہے نا یہ 12 سال کی ایج سے میرے بلڈ میں سرکولیٹ ہے. اور الحمدللہ, شکر الحمدللہ, میں آج پھر دوبارہ یہ بات دہراؤں گا کہ یار میں وہ بچہ ہوں جو 9 سال کی عمر میں سوچتا تھا کہ میں کچھ کروں گا. 10 روپے پہلے دن ملے تھے استاد کی دکان سے, تو الحمدللہ وہ دن بھی نہیں بھولا اور آج بھی نہیں بھولا. تو مجھے آج بھی کوئی فکر نہیں ہے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے سارے خواب پورے ہو چکے ہیں. میں اپنے والد صاحب کو چاہتا تھا ایک جھنڈے والی گاڑی ہو تو میں اپنے والد صاحب کو سلوٹ ماروں, والد صاحب کو پراؤڈ ہوں. یہ دیکھیں پکچر لگ رہی ہے, یہ سچی پکچر ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے والد صاحب میرے بادشاہ تھے, میں ان کا غلام تھا. اور میرے والد صاحب جاتے ہوئے دنیا سے کہہ گئے تھے کہ پتر میری دعاواں دینا قیامت تک رہنیاں نے. ایک بھائی جان اللہ کی رحمت ہوئی نا, دعاواں میرے ابے دیا نال رہی نا تو دنیا کی کوئی طاقت سانو ہرا نہیں سکتی. اور رب ہی ہے انشاءاللہ. یہ میرا یقین ہے, یہ تکبر نہیں, یہ یقین ہے. جدو میں اکثر الیکشن سے بھی گل کرتا سی پہلے کہ ہر وہ مقصد, ہر وہ سوچ میرے اللہ نے پوری کرنی ہے جو مخلوق خدا کے لیے پاری ہو, مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ہو. اور اللہ نے جتایا. 72 سال کی ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹا. اور اگر جو نیت لے کے آئے تھے نیت پوری ہوئی, یہاں پہ کام ہوئے, ڈیولپمنٹ آئی, سارا کچھ آیا, چیزیں بدلی, علاقہ بدلا, لوگوں کے پراپرٹی کے ریٹ بڑھے, لوگوں کے کاروبار بڑھے. اب جب ہاسپٹل کھلے گا نا تب آپ کو پتا چلے گا کہ ڈشکورٹ کا نقشہ کیسے بدلے گا, کاروبار بڑھے گا, میڈیکل سٹور کے, ہوٹلز کے, ہر وہ کام بڑھے گے جب یہ ہاسپٹل شروع ہوگا. 11% ابھی تو یہ پروجیکٹس آپ کو سٹارٹ پہ ہے. آپ ڈشکورٹ پورا 106 5 سال کے بعد میں چیک کریں یہ کہیں پہ اور سٹینڈ کرے گا. تو انشاءاللہ میں پبلک کی ویلفیئر کے لیے کچھ بھی ہو میں ہر چیز کو بیئر کروں گا, فیس کروں گا. وہ بات وہی ہے کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. اگر موت لکھی ہوگی تو وہ بھی شہادت ہوگی. مجھے کسی نے کہا مینج کر لو اینٹی کرپشن کو. اب میں آپ کو بات کروں, کہا مینج کر لو, میں نے کہا میں مینج نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ یار میں سچا ہوں اور میں فیس کروں گا. میں ان کو بتاؤں گا کہ کر لو جو تم نے کرنا ہے. سرفروشی کی تمنا اب اس دل میں ہے, دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے. میں اپنے ہائی کورٹ میں کورٹ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگاؤں گا تو لگاؤں گا, لیکن ان چوروں اور لٹیروں کو مینج نہیں کروں گا. یہ جو ان کا جو مقصد ہے کبھی پورا نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا اس کا صلہ بھی مجھے اللہ دے گا, اس سوچ کا صلہ بھی مجھے اللہ دے گا. اگر میں ہی مینج کرنے چل پڑا تو سارا عوام کیا کرے گی. میں یہ لڑائی لڑوں گا آپ کی اپنے آنے والی نسلوں کی. کبھی اپنے اصولوں کے اوپر سمجھوتا مت کرو, چاہے آپ کا خون بہہ جائے, چاہے آپ کا سر قلم ہو جائے. یہ سٹرگل ہے اب جمہوریت کی, یہ سٹرگل ہے اب حق اور سچ کی. میرے اندر کچھ اور ہے. اب میں وہ پہلے والا عمر نہیں ہوں. میری سٹرگل اب عمران خان کے لیے, میری ذات کے لیے. کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے, مجھے کچھ کہہ رہا ہے, آئی ڈونٹ وری, میں اس کو فیل ہی نہیں کرتا, کیونکہ میں ہوں ہی کچھ نہیں. نہ میری کوئی ذات ہے نہ میں کچھ ہوں. میں ہوں یار PP 106 کا خادم اور عمران خان کا سپاہی. تو اگر میرا لیڈر 150 FIR سہ سکتا ہے نا تو کوئی نہیں 5-10 تے اسی سہ لواں گے. دل تے صحیح ہیں انشاءاللہ, لیکن جھوٹا ثابت نہیں کر سکیں گے. آپ کی طرف آتے ہیں ناظرین. یہ میں پہلے دیکھا تھا کہ ایک نشست ہے, اسے کوئی انٹرویو نہ سمجھے, یہ ہماری گپ شپ تھی. اور اس گپ شپ سے بھی 5-6 چیزیں بالکل کلیئر ہو چکی ہیں. سب سے پہلے تو اینٹی کرپشن کا پول کھول دیا ہے مدن رفیق صاحب نے.
کیونکہ یہ ایک مزدور تھے اور انہوں نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد الیکشن میں اپیل ہوئے، کامیاب ہوئے اور اپنی جیب سے ابھی تک خرچہ کرتے ہیں، تو اس بات کا میں خود گواہ ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بزرگان دین والی بھی بتا دی ہے کہ وہ ملتان شریف بھی جائیں گے انشاءاللہ جب موقع ملا، اور وہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی دربار ہوتا ہے وہاں ان کے طرف دعا کرتے ہیں، اپنے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جو ڈسپورٹ میں پروپیگنڈا تھا کہ ملک مخلوق نے اپنے چیزوں کو بھرتی کر لیا ہے، انہوں نے مسلمان اسمبلی ورکر بھرتی کر لیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات کلیئر ہو چکی ہے کہ جو مینورٹی یعنی اقلیت کی سیٹیں تھیں اس پہ نصیب رائی سلیکٹ ہوئے ہیں، اور جو اوپن تھی اس پہ مسلمان میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا۔ اس کے علاوہ سیوری کی بات ہم نے کی تھی کہ سیوری کی بعض گلیوں میں کیچڑ بہت ہو جاتا ہے، پھسلن ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو اگر یہ انکمپلیٹ ہوا تو اسے ہنگامی بنیادوں پر کمپلیٹ کروائیں گے۔ ان کے جو دور حکومت میں کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی کینڈیڈیٹس کے حوالے سے بتائی ہے کہ میں تمام امیدواروں کے لیے مثبت رائے رکھتا ہوں، وہ مثبت کمپٹیشن کریں اور کسی کے بارے میں ان کے جارحانہ کوئی بیانات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح ملک مخلوق صاحب کو ادب سے دلچسپی ہو گئی ہے، تو میں انہیں اگلے مشاعرے میں بھی دعوت دوں گا، جتنے شعر ان کو یاد ہیں، اقبال کے فلسفہ بھی ان کو سمجھ آنے لگا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک مخلوق صاحب جو ادبی شخصیت بھی بنتے رہے ہیں۔ ادھر ہمارے حالیہ ایک سابق چیئرمین وہ مشاعرہ کرواتے ہیں، تو انشاءاللہ ادھر فلسفے کی میٹنگ بھی ہوا کرے گی۔ یہ مخلوق نے سیکھا ہے، واقعی جب یہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے اپنی غلطی کو پک کیا ہے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، یہ اپنی غلطی اور جھوٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور انہوں نے برملا اعتراف کیا ہے کہ اگر میری کوئی غلطی ہوئی یا کسی جلسے میں مجھ سے کوئی سخت الفاظ دہرائے گئے ہیں تو انہوں نے معذرت کیا ہے۔ اس میں ان کے کردار میں ان کے خط میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ پہلے سے بڑے ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں شفیق صاحب جو ہیں یہ اس وقت سے ملک مخلوق کے ساتھ تھے جب میاں شفیق کونسل تھے اور ملک مخلوق جو تھے ایک عام شہری تھے۔ اس کے علاوہ ارشد جمیل راجپوت ہیں، مجھ سے ناراض بھی ہیں، وہ بھی بڑی دیر سے ساتھ ہیں، نمان گجر صاحب ہیں اور وہ بھی بڑے ساتھ ہیں، دیگر بھائی حاجی احمد صاحب، ملک ریاض صاحب ہیں، بلال گجر ہے، ملک زاہد صاحب ہیں، تو سبھی دوست جس طرح یہاں رونق لگائے رکھتے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک مخلوق صاحب کامیابی یقینی ہے۔ اور جس طرح ان کا ووٹ بینک میں دیکھ رہا ہوں، گاؤں گاؤں نے وزٹ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کمپٹیشن میں کوئی امیدوار ٹکے گا۔ تو جو ان کی سوچ ہے اب آخر میں پھر ان کا کوئی میسج پبلک کے لیے کیا میسج کریں گے، مختصر اور جو فلسفے کی طرف آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور روحانیت کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے وہاں رات بھی پتہ تصویر ہوتی ہے، آپ درست کرتے ہیں، تو یہ کوئی آپ نے کوئی ہدایت کی ہے یا دل میں روحانی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا، ہمیشہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب دنیا سے گئے تھے، اس سے ایک دو دن پہلے میں نے وہاں پہ ان کو حاضر کیا، میرے لیے یہ بڑی ایک بات ہے، اور میرے جو سب سے بڑے پیر تھے میرے والد صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں میں سب کو پیر مانتا ہوں، اور صوفی بکر صاحب سے تو مجھے خاص محبت ہے اور عقیدت ہے، میں ان کا بیعت بھی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سچ بولیں، اس احساس کے ساتھ کہ کہیں آپ کا جھوٹ کسی کی زندگی نہ بنا، اس احساس کے ساتھ کہ آپ کا ایک جھوٹ اگر کسی کو ایک منٹ کی بھی ٹینشن دے گا نا تو یہ آپ کو جواب نہیں دے گا۔ میں نہیں بھیجوں گا ایسی سیاست کو، جو سیاست میری وجہ سے کسی کو لازم بھیجوں گا اگر چیزوں کو بدلاؤ دینا پڑتا ہے نا، انسان سیکھتا ہے، میں سیکھ کے آپ کو کہیں اور کسی اور روپ پہ ہوں، لیکن یہ میرا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات میں ضرور یہ کینڈیڈیٹس کو کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے کبھی بھی باتوں میں نہ آئیں، وہ ایڈٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور جا کے چمچا گیری کرتے ہیں، جی یار دیکھو جی بیان آیا میرے جواب دو کو آتے، پھر آپ لوگوں کو ان کو 10-20 ہزار دینے پڑتے ہیں، وہ آپ کا ایسے بیان چلاتے ہیں، یہ آپ کو تیش دلاتے ہیں۔ آپ تیش میں مت آیا کریں، میں تیش میں نہیں آتا، میں یہ پروسیس سے گزر چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بلال میں آپ کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دوں گا، سچ میں یہ سچ کہوں گا کہ بلال کی عادت نہیں ہے کہ میرا بیان ہو یا کسی کا بھی ہو ایڈٹ کر کے، میرے پاس کبھی نہیں ہے کہ یہ تمہارے خلاف بیان ہو جواب دیو۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو رات کو 2-2 ڈھائی بجے بھی لوگوں کے ڈیلوں پہ جاتے ہیں، تو یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے۔ میں ان صحافیوں سے کہوں گا کہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ پازیٹیو صحافت کریں، کسی کو جا کے تیش مت دلائیں،
जा के ये करे, वो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ना मेरा कोई कुछ कर सकता है, ना मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये है एक पॉजिटिव तरीका। मैंने समझाने के लिए बात किया तो आप भी समझे। कोई बयान है तो हो जाता है, लोग करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग कुछ बयान करते हैं, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझता। हर बात का जवाब दिया भी नहीं जाता। ठीक है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, लेकिन ये मैंने एक इस एहसास के साथ की है कि यार आपका जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, ऐसे ही आपको फालतू में वो ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, और ये मेरे कुछ ऐसे कैंडिडेट अपने उसको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, कि पता नहीं अच्छा हुई ब्लॉक करो जी, करिए जी, सुनिए जी, बुला ना करिए। वो थोड़ा यार भाई सबर से, ये बड़ा तमाशा है। वो अपने थोड़े से पैसों के लिए आपका ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। खुदा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपको टेंशन हो जाए, आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आप अपनी जान की हिफाजत करें। कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। अगर आपको कुछ बुरा लगता है ना किसी का, तो फिर हस्बी अल्लाह निअमल वकील, मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ हस्बी अल्लाह निअमल वकील। तो ये जिंदगी गुजारने के ना पॉलिटिक्स में बड़ा आराम, पॉलिटिक्स से बड़ा अच्छा खेल भी है, आबादत भी है। तो इससे बेहतर आबादत कोई नहीं है। अगर मैं किसी का काम करूंगा इस दूजे के साथ कि यार मैं कर सकता कर दिया, उसका सिला भी खुदा देगा। तो ये बड़ा आराम से आप लोगों की खिदमत करें। अगर आपने इस रास्ते पे चलना है ना, तो फिर थोड़ा सा ना ब्लड प्रेशर को डाउन रखें, क्योंकि ये रास्ता कांटों का है। मैं तो डेली ब्लड प्रेशर हाई कर सकता, लेकिन मेरा हुंदा ही नहीं। मैं इन्ना सीख गया वा, इन्नी मैनू समझ आ गई आ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਡ ਚ ਫਲਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं है। इलेक्शन तो 10 दिन पहले तो हम इलेक्शन मेरा ना बहुत सारे लोगों को वैसे ही नजर आना हुण भी आ रहे हैं, जो कहते हैं जो खलके खुदा की आवाज होती है वही मेरे रब की आवाज होती है, तो आवाज तो निकल रही है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह होर भी जेडे बंदे को रह जाएंगे इंशाल्लाह 10 दिन पहले सारी शायद सीधी हो जाएगी। लेकिन एक गल आ, सच में अभी मोहब्बत से लोगों को चलाऊंगा, जबरदस्त। मुझे वो बंदे नहीं चाहिए, मैं उनको भी ये बताऊंगा यार ये थोड़ा सा टाइम में गुजर जाना है। आप अपनी ऑनर डिग्निटी के ऊपर समझौता मत करें। वोट है इस कौम की अमानत। अगर आप समझते हैं कि मैं बेईमान हूँ, लुच्चा हूँ, मैं लोगों को थ्रेट करता हूँ, मैं लोगों की जमीनों पे कब्जा करता हूँ, मुझे वोट मत दे। मैं खुद कह रहा हूँ ना दे, तो वोट उसको दे जो ईमानदार हो, दर्द दिल वाला हो, सही लीडर का पैरोकार हो, उसको वोट दे। वो हकदार है वोट का। वोट है इस कौम की अमानत। वोट ना आपकी है ना मेरी है, वोट है कौम की। तो अमानत अमानतदार को देनी चाहिए, अमानतदार खयानतदार को नहीं देनी चाहिए। एक अगर एक कब्जा मारा, एक पहले सरकारी जमीन पे कब्जा या किसी और की जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ, तो मुझे बताएं वो क्या किसी के साथ करेगा। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी यहाँ पे बैठा हूँ, ओपन यहाँ को गनमैन तो नहीं है ना, मुझे चूंकि मुझे डर खौफ भी कोई नहीं है। आज में जरा खलोते हैं जिन्हें आज में कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रहना चाहिए, बस यही मेरा मैसेज था। अवाम भी पॉजिटिव रहे, वोट ईमानदार बंदे को दें, अपने जमीर का वोट है, जमीर का होता है। वैसे दुनिया बिलाल बदल चुकी है, मैं आपको बताऊं। खान साहब ने इतनी अवेयरनेस दे दी है लोगों को कि लोग बदल चुके हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आप मोहम्मद मजाजी और जो डिग्निटी है, जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई मास्टर डिग्री से कम अल्फाज यूज़ किए। जो इनका स्टाइल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग पावर है, जिस तरह ये वर्ड का यूज़ करते हैं, किस तरह शेरों से तशबीह देते हैं, तो आई रियली लाइक मरफूक और अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत मेच्योर हो चुके हैं। और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है कि वो काफ़ी अर्सा पहले ही मेरा इलेक्शन वाज़ेह हो जाएगा। अभी मैं समझता हूँ कि ये नकाबिल शिकस्त है इंशाल्लाह। और जिस तरह इन्होंने हल्के में मोहब्बतें बांटी हैं, तो लाख प्रोपेगेंडे हो जाएं, लाख साजिशें बने, तो ये कामयाब रहेंगे। और जिस तरह इन्होंने हर बात की वजाहत दी है, और दर्जनों दोस्त यहाँ पर शहादत दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह मजमूर साहब जो कामयाब होंगे। तो आज की हमारी नशिस्त का मकसद भी यही था कि गपशप हो, थोड़ा सा टॉलरेंस की, और टॉलरेंस जो कि मुल्क का मेन वेपन है, इन्होंने हमेशा बर्दाश्त का इस्तेमाल किया है और हमेशा भूल रहे हैं। और इन्होंने दीगर उम्मीदवारों को भी ये तनबीह की है और मशवरा दिया है कि वो अपने को ग्रोथ रखें। ठीक है नाज़रीन, आपने तवील अर्सा टाइम जो हमारी गुफ्तगू सुनी, आप हमने ज्वाइन किया, हम आपके बहुत मशहूर हैं। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी।